चलिए, तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब इंतज़ार गिनती का है, वोटों की गिनती का है। कुछ ही देर बाद अब तकरीबन 30 मिनट से भी कम, 25 मिनट का वक्त रह गया है। गोवर्धन और दिनेश मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, अब इंतज़ार काउंटिंग का हो रहा होगा, कुछ ही वक्त काउंटिंग होने में। तो ये अपडेट भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। मास्टर भवरलाल अपना वोट नहीं डाल पाए, वाजिब अली ने वोट किया, लेकिन और एक ऐसी तस्वीर एमपी से भी आई थी, वहाँ भी एक विधायक ने पीपीई किट पहनकर वोट किया और ऐसे ही वाजिब अली ने भी पीपीई किट पहनकर अपना वोट डाला। लेकिन ये वोट थोड़ा मुश्किल में डाल रहा है, क्योंकि अब इस वोट को लेकर बीजेपी ने शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी ने महामारी उल्लंघन एक्ट के तहत ये मामला दर्ज कराया है ज्योतिनगर थाने में। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए 13 निर्दलीय विधायकों ने भी वोट डाले हैं और जीत किन किन प्रत्याशियों की है ये भी साफ हो गया है, हो रहा है धीरे धीरे। कुछ ही देर बाद स्थिति पूरी साफ हो जाएगी। दिनेश, अब इंतजार वोट काउंटिंग का हो रहा होगा, क्या कुछ चेहरे पर हाव भाव बदलते हुए नजर आ रहे हैं प्रत्याशियों के या फिर समर्थकों के, विधायकों के? देखिए, ये ऐसा चुनाव है सुमित, जिसका रिजल्ट जो है वो पूरे पहले से ही तय है कि ये रिजल्ट इसका आने वाला है। लगातार हम ये रिजल्ट बता भी रहे हैं कि 2 प्रत्याशी जो है कांग्रेस के जीतने वाले हैं और 1 प्रत्याशी भाजपा का जीतने वाला है। हाव भाव की जहां तक बात है, जो प्रत्याशी जीतने वाले हैं उनके चेहरे पर खुशी हम कह सकते हैं कि साथ जो है वो देखी जा सकती है। ओंकार सिंह लखनऊ से हमारी बात हुई, जो केवल एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं 4 में से जो राज्यसभा नहीं पहुंच पाएंगे, तो उन्होंने भी जो है ये कहा है कि उनको भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि उन्हें पता था परिणाम क्या रहने वाला है। जी बिल्कुल, उन्हें पता था कि क्या परिणाम रहने वाला है। यही वजह है कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। जहां तक मतगणना की बात है, 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ऐसा अनुमान है कि तकरीबन 1 घंटे में जो है नतीजे पूरे आ जाएंगे, क्योंकि केवल 198 वोट है जिनकी काउंटिंग जो है वो की जानी है। और 2 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। भंवरलाल मेघवाल जो मंत्री हैं, और वो अभी क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट है, वो यहाँ वोट डालने नहीं पहुंच पाए। इसके साथ ही माकपा के एक विधायक हैं गिरधारी लाल महिया, डूंगरगढ़ से आते हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया है। उनकी भी तबीयत जो है वो नासाज बताई जा रही है। तो 2 विधायकों ने केवल वोट कास्ट नहीं किया है, 198 वोट कास्ट हुए हैं। ऐसा अनुमान है कि 6 बजे से पहले जो है वो नतीजा हम दर्शकों को दिखा पाएंगे कि क्या इस चुनाव का नतीजा रहा। लेकिन जैसा हम बता रहे हैं कि ये लगभग तय है कि 2 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है और 1 सीट जो है भाजपा के खाते में जा रही है। और भाजपा, जैसा आज सुबह से ही लगातार सुर बदले हुए हैं भाजपा नेताओं के, जिन भी भाजपा नेताओं से हम बात कर रहे हैं, उन्होंने सभी नेताओं की ओर से ये बयान आ रहे हैं कि ये जो दूसरा प्रत्याशी उतारने की उनकी रणनीति थी, वो केवल यही थी कि कांग्रेस खेमे में जो है खलबली पैदा की जाए। वो उनका मकसद जो था उसमें कामयाब रहे, क्योंकि जिस तरीके से बाड़ेबंदी करनी पड़ी कांग्रेस को, कई दिनों तक जो है वो होटल में रखना पड़ा पूरे विधायकों को, ये इसे लेकर जो है भाजपा निशाना साधना चाहती थी और उसे पूरा मौका मिला। उसने पूरी तरीके से इस मौके को भुनाया। जहां तक आप सवाल कर रहे थे पहले कि खरीद फरोख्त के जो है आरोप लगे, तो तमाम भाजपा नेताओं से जिनसे भी हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो नाम उजागर करे, क्योंकि नाम उजागर अब तक भी नहीं हो पाए हैं। न केवल कांग्रेस की ओर से इस तरह के आरोप लगाए गए खरीद फरोख्त के, बल्कि इस बार चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों ने भी आरोप लगाए थे कि उन पर भी अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें भी प्रलोभन दिए जा रहे हैं वोटिंग के लिए, लेकिन नाम बताने के लिए वो भी तैयार नहीं है। गोवर्धन भी मेरे साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, इस चुनाव ने जीत तो चलो ठीक है तय थी, लेकिन सीएम अशोक गहलोत का कद और ज्यादा बढ़ा दिया है आला कमान के सामने। गुजरात में उनकी जादूगरी दिखी और अब राजस्थान में, क्योंकि बीजेपी हर जगह जहां जहां बीजेपी ने कोशिशें की वहां कामयाब रही, लेकिन राजस्थान में कोई पैतरा काम नहीं आया, और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सीएम अशोक गहलोत को। बिल्कुल, देखिए सीएम को क्रेडिट जाएगा, और ये बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव कांग्रेस के लिहाज से इसलिए भी था क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव इस तरह के नेता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव है,
वो उनका चुनाव था। अगर इस चुनाव में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ होती है तो फिर पार्टी नेतृत्व के सामने बहुत असमंजस वाली स्थिति पैदा हो सकती थी। लेकिन राजस्थान में जिस तरह खरीद फरोख्त को लेकर के पहले आरोप लगाए गए, सूचनाएं पहले मिल गई और उसके बाद 10 दिनों तक विधायकों को कैंप करके रखा गया, तो ये एक जो पूरा ऑपरेशन किया गया, ये कांग्रेस के हलकों में एक बहुत ही अतिरिक्त सावधानी वाला ऑपरेशन माना गया। क्योंकि अगर गुजरात की तरह कोई चीज हो जाती और बीजेपी ऑपरेशन कर जाती तो यहां पर भी कांग्रेस के सामने दिक्कतें खड़ी हो सकती थी। लेकिन चूंकि अशोक गहलोत का कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा कद है, लंबा अनुभव है, तीसरी बार वो सीएम है, केंद्र की राजनीति भी उन्होंने देखी हुई है और गुजरात में लोगों ने देखा सबने कि किस तरह से अहमद पटेल की एक नामुमकिन सी लगने वाली जो जीत थी उसका श्रेय भी सीएम उस समय गुजरात के प्रभारी रहते हुए मौजूदा सीएम अशोक गहलोत को ही जाता है। उस वक्त उनके पास में गुजरात का प्रभार था और जिस तरह कांग्रेस ने वहां पर एक टीम वर्क के तौर पर काम किया था, उस वर्ग में 2 विधायकों के वोट खारिज करवाए और सारी कानूनी लड़ाई एक दिन में लड़ करके उस जंग को जीता गया। एक तरह की जो नामुमकिन सी जीत थी उसको जीता गया। उसके बाद में जिस तरह हाईकमान की निगाहों में अशोक गहलोत का कद बढ़ा था, सेम उसी तरह से राजस्थान में भी हो सकता था अगर पहले इनपुट नहीं मिला होता और इस तरह का जो खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं अब, अगर कोई कामयाब हो जाता इसमें तो यहां पर भी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन समय पर इन्होंने विधायकों को कैंप करके, क्योंकि 10 तारीख की घटना है, 10 तारीख को सबको बुलाया गया जयपुर, देर रात ये फैसला हुआ, 7 बजे विधायक दल की बैठक बुलाने को लेकर के सब विधायकों को जयपुर बुलाया और 7 बजने से पहले ही 10 तारीख को 5 बजे ही विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया था। तो जो खुफिया इनपुट थे या सीएम अशोक गहलोत की अनुभव के हिसाब से देखा जाए, उन सबको लेकर के खुफिया इनपुट के बाद में सीएम ने 10 दिनों तक इन विधायकों को कैंप में रखने का फैसला किया और आज ये वोटिंग खत्म हो चुकी है। नतीजा सबके सामने लगभग दिख ही रहा है, केवल औपचारिक घोषणा का इंतजार है। 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत मतलब तय है और 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। अच्छा, आप लगातार कांग्रेस कवर करते हैं गोवर्धन, क्या अगर ओंकार सिंह लखावत का नाम सामने नहीं आता तो इस तरह की तस्वीर तो नहीं बनती ना? फिर ये बाड़ेबंदी वगैरह जो तस्वीर हमने पिछले 10 दिनों में देखी। नहीं, देखिए, अगर ओंकार सिंह लखावत का अगर नाम नहीं होता तो लॉकडाउन से पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो जाता। वो आखिर दिन नामांकन दाखिल करने की आखिर दिन उनका नॉमिनेशन होता है और तब से ही ये पूरी कहानी घूमती है। अदरवाइज तो उसी दिन, जिस दिन नामांकन का आखिरी दिन था, अगर उस दिन ओंकार सिंह राजेंद्र गुड़ा ने कहा है कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर नीरज डांगी को वोट दिया। राजेंद्र गुड़ा ने ये बात कही है। क्या अब उनकी अंतरात्मा की आवाज आला कमान तक पहुंचेगी और क्या अगले मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ फेरबदल दिख सकता है? क्या तोहफा इन्हें दिया जा सकता है जो इन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी उसके बदले, उसके एवज में? बिल्कुल, देखिए, इसमें राज्यसभा के चुनाव में अंतरात्मा की आवाज, अगर आप पार्टी से जुड़े हुए हैं तो अंतरात्मा की आवाज कभी काम नहीं करती। आपको जो असाइन किया जाता है किसको वोट करना है वो वोट करना होता है। तो अब जैसा राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पे दिया, उनको असाइन नीरज डांगी थे, नीरज डांगी को पहली प्राथमिकता का उनको वोट देना था, उन्होंने दे दिया। और वो जो पार्टी का उम्मीदवार होता है और जो पार्टी का विधायक होता है तो उसके पार्टी के जो पोलिंग एजेंट को दिखा के वोट करना होता है, अदरवाइज वोट खारिज करने का प्रावधान है। तो उन्होंने दिखा करके वोट किया, करना था, वो उनकी कानूनी बाध्यता थी। जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है तो अब इसके लिए मंत्रिमंडल विस्तार भी, राजनीतिक नियुक्तियां भी, इन सब पे अब रास्ता खुल गया है। क्योंकि राज्यसभा चुनाव के बाद और अब क्योंकि लॉकडाउन भी अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहा है तो उस खतरा भी कम हो गया है। तो ऐसे में अब मंत्रिमंडल विस्तार की भी और राजनीतिक नियुक्तियों के भी राज्यसभा चुनाव के बाद में आसार बनते हुए दिख रहे हैं। आगे आने वाला जो पूरा घटनाक्रम है वो इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। कांग्रेस के हजारों जो कार्यकर्ता हैं वो राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार में बैठे हुए हैं।
विधायक बहुत सारे हैं वो मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगा रहे हैं, उसके इंतजार में बैठे हुए हैं कि किसको मंत्री का पद मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं, अब आगे आने वाले दिनों में इन सब पर फैसला सीएम स्तर पर और पार्टी हाईकमान के स्तर पर लिया जाना है। हालांकि राजनीतिक नियुक्तियां बीच बीच में टुकड़ों में हो रही थी, लेकिन जिला, ब्लॉक और प्रदेश लेवल पर बहुत से पद हैं अभी खाली पड़े हैं। तो राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अगला जो टास्क है वो सीएम और पार्टी स्तर पर यही लिया जाना है कि राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार, ये दो बड़ी संभावनाएं आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने रहेगी। अब देखना होगा मंत्रिमंडल विस्तार में और फेरबदल में किन चेहरों को बाहर किया जाता है या किन चेहरों को ऐड किया जाता है। ये सब अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन कवायद जरूर इसके बाद में शुरू हो जाएगी। राजनीतिक नियुक्तियों की कवायद पहले भी शुरू हो चुकी थी, लगभग काम फाइनल हो गया था, केवल घोषणाओं का बाकी थी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना संकट की वजह से उस प्रोसेस को एक बार टाल दिया गया, उस पर रोक दिया गया। अब ये प्रोसेस वापस शुरू होने की उम्मीद है। तो आगे आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियां होना तय माना जा रहा है। जी अच्छा दिनेश, ओंकार सिंह लखावत ने कहा मैंने कभी किसी से वोट नहीं मांगा, आप चाहे पता कर लीजिए, तो खरीद फरोख्त का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और किस विधायक से हमारी बात हुई खरीद फरोख्त के लिए, वो भी अगर वो बता दीजिए आप, अगर ऐसा हुआ है तो। ओंकार सिंह लखावत के शब्द हैं। क्या बीजेपी इस इंतजार में बैठी थी कि अंतरात्मा की आवाज किसी विधायक की आए और वोट बीजेपी को पड़ जाए? क्या वो भी अंतरात्मा की आवाज के इंतजार में थी बीजेपी? देखिए, बीजेपी तो ताक में थी कि वो अपना दूसरा प्रत्याशी भी जो है वो जिता पाए, लेकिन उनकी दाल जो है हम ये कह सकते हैं कि गल नहीं पाई, क्योंकि जिस तरह की घेरेबंदी कांग्रेस की ओर से की गई थी, पहले से ही जो है उन्होंने बाड़ेबंदी कर ली, सभी विधायकों को जो है होटल में कैद कर दिया, तो बीजेपी की पहुंच ही जो है उन तक नहीं हो पाई। तमाम जो विधायक है दूसरी पार्टियों को जो कांग्रेस के समर्थन में आए हैं, चाहे वो बीटीपी के विधायक हो, चाहे जब बसपा से आए हुए कांग्रेस में आए हुए विधायक हो, या फिर निर्दलीय विधायक, तमाम विधायक जो है कांग्रेस पहले ही अपने साथ लेकर बैठ गई और भाजपा के पास ज्यादा गुंजाइश नहीं बची थी कि वो किसी विधायक से संपर्क कर पाए। शायद प्रोसेस ये भी होता है ना कि निर्दलीय विधायकों को जरूर, मेरी जानकारी के लिए बताइए, शायद ये भी होता है प्रोसेस कि निर्दलीय विधायकों को जरूरी नहीं होता है पोलिंग एजेंट को अपना वोट दिखाना, एजेंट को वोट दिखाना, ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो निर्दलीय विधायक किसी को भी वोट कास्ट कर सकता है। बिल्कुल, देखिए, निर्दलीय विधायकों के लिए आवश्यक नहीं है कि वो किसी को अपना, बिल्कुल देखिए, ये जरूरी नहीं है कि निर्दलीय विधायक किसी को अपना वोट दिखाए, क्योंकि वो किसी दल से ताल्लुक नहीं रखते हैं। भाजपा ने भी इस पर अपना ऐतराज जताया था। कल जो राजेंद्र राठौड़ हैं उपनेता प्रतिपक्ष, उन्होंने इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर को एक पत्र लिखा। उन्होंने इस पर ऐतराज जताया कि अगर निर्दलीय विधायक कांग्रेस को अपना वोट दिखाते हैं तो ये दल बदल कानून का उल्लंघन होगा और राजनीतिक शुचिता का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन होगा, क्योंकि वो किसी दल से ताल्लुक नहीं रखते हैं। लेकिन जितने भी विधायक निर्दलीय हैं और जो कांग्रेस के खेमे में आए, वो कहीं ना कहीं उनका जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेस का रहा है। तो तमाम जो निर्दलीय विधायक जो कांग्रेस के साथ आए, वो पहले से ही कांग्रेस का साथ देते रहे हैं और पहले से ही अपनी इस तरह की इच्छा जाहिर करते रहे हैं कि वो कांग्रेस खेमे में ही है। तो आज भी जो है उन्होंने वोट जो है अपना दिखा के नहीं दिया होगा कांग्रेस के जो पोलिंग एजेंट हैं उनको, लेकिन क्योंकि वो बाड़ेबंदी में मौजूद थे, लगातार उनके साथ रहे और उनकी जो समर्थन है वो लगातार कांग्रेस सरकार के साथ में है, बाहर से वो समर्थन कर रहे हैं। तो ये माना जाना चाहिए कि उन्होंने जो वोट अपना कास्ट किया है वो कांग्रेस के फेवर में ही किया होगा। जी, इतिहास तो रच दिया है इस चुनाव ने। ओंकार सिंह लखावत कह रहे हैं कि हम इतिहास रचने के लिए आए थे, इतिहास की बातें भी करते नजर आए हो। गोवर्धन, इतिहास रच दिया है इन चुनावों ने, क्योंकि और अब क्या आगे भी ये शब्द हम बार बार सुनते रहेंगे? क्योंकि शायद पिछले 5-6 चुनावों से ये शब्द ज्यादा कानों में आ रहा है, बाड़ेबंदी। क्या आगे भी अब ये परिपाटी बन गया है, लगातार सुनने को मिलेगा ये शब्द कि कांग्रेस ने बाड़ेबंदी की, बीजेपी ने बाड़ेबंदी की? बिना बाड़ेबंदी के अब कोई चुनाव संभव नहीं है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत पहले से राजस्थान के इतिहास में अगर देखा जाए तो पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के वक्त से ही ये बाड़ेबंदी और विधायकों के कैंप
ये होते रहे हैं। जब भी इस तरह की स्थिति आती है कि मामला मार्जिनल है या कोई खरीद फरोख्त की संभावना बन जाती है, तो फिर राजनेता अपने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करते रहे हैं। पार्टियां चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस सत्ता में हो, ये इस तरह के कैंप और बाड़ेबंदियां पहले भी होती रही है। तो ये कहना गलत होगा कि राजनीतिक इस बार शुचिता इतिहास की बन बात गया। होती है गोवर्धन, क्या उस शुचिता के पैरेलल ये बाड़ेबंदी चलती है? देखिए, शुचिता ये केवल बयान देने के लिए और भाषण देने तक सीमित हो गई है भारतीय राजनीति में। व्यवहार में जो राजनीति का स्वरूप सब देख रहे हैं, वो एक अलग स्वरूप राजनीति का सबके सामने पहले भी आता रहा है और आज भी आता रहा है। शुचिता की बातें भाषणों में और लेखों में जरूर होती रही है और कही जाती रही है, लेकिन व्यवहार में शुचिता अभी भी बहुत दूर की कौड़ी है। लिहाजा इस तरह की जो बाड़ीबंदियां हैं वो कोई नई बात न पहले थी, न अब है, न आगे रहेंगी। ये जो चुनाव है वो इतिहास एक मायने में जरूर बन गया है कि खरीद फरोख्त के आरोपों को लेकर के और सरकारी मुख्य सचेतक की ओर से ये शायद पहला मामला है कि जांच एजेंसियों को परिवाद दिया जाता है, शिकायत की जाती है और उसके बाद में जांच एजेंसियों ने राज्यसभा चुनाव में इस तरह की गड़बड़ियों को की संभावनाओं को लेकर के जांच शुरू की है। तो ये एक नई बात जरूर है, क्योंकि ऐसा पहले हमने हाल के वर्षों में नहीं देखा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के शिकायत इस दौर तक पहुंची हो, इस लेवल तक पहुंची हो कि जांच एजेंसियों ने इस पर जांच शुरू कर दी है। एसओजी बड़ी जांच एजेंसी है, एसीबी बड़ी जांच एजेंसी है, इन दोनों एजेंसियां इस पूरे मसले को लेकर के जांच कर रही है। ये संभवतः पहला मामला है। तो इस मायने में ये राज्यसभा चुनाव एक इतिहास बनाने वाला जरूर कहा जाएगा। और ये जो जांच एजेंसियों को जांच सौंपी गई है, इस जांच के नतीजे जो भी होंगे वो राजनीतिक विवाद का कारण जरूर बनेंगे। अगर बीजेपी नेताओं के नाम आते हैं तो कांग्रेस हावी होगी, और अगर उसमें सबूत कांग्रेस नहीं दे पाती है तो फिर बीजेपी को हमलावर होने का मौका मिलेगा। लेकिन दोनों ही मामलों में चाहे इस जांच का नतीजा कुछ भी हो, राजनीतिक विवाद होना तय है। जी चलिए, जांच का विषय चाहे जो भी हो, राजनीतिक विवाद होना तय है। और ये ओंकार सिंह लखावत ने भी ये बात कह दी है कि भाई इतिहास हम रचने आए थे, इतिहास रच दिया है। कहीं नाम भी उन्होंने लिए, इस कई पुराने युद्ध का जिक्र किया और कहा कि हम भी तो युद्ध लड़ने आए थे, यहाँ पर लड़ लिया है युद्ध, हार तय थी, ये मुझे पता था और इसका अफसोस नहीं है किसी तरह का। ओंकार सिंह लखावत ने बात कही, लेकिन वो ये बताना उन्होंने शायद ठीक नहीं समझा कि आखिर भाई आप आए क्यों थे, क्यों अपना नाम आपने पेश किया था आगे जब आप पूरी गणित जानते थे। शुक्रिया गोवर्धन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। दिनेश आपका भी शुक्रिया। फिलहाल